नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार और लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो इस सीरीज में जिसपे हम जीएस के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और स्टडी मटेरियल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम GS2 सेक्शन के जो पॉलिटी का सेक्शन है उस पर जो है उसके एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें जो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसका क्या सिलेबस है, उसका क्या स्टडी मटेरियल होगा, इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने पिछली वीडियो जो हमारी इतिहास एवं कला एवं संस्कृति पे थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत सारे सजेशंस भी दिए कि उन सजेशंस आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं भी उन सजेशंस के माध्यम से कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता हूँ, सीखता हूँ। उसमें कुछ सजेशंस मुझे बहुत ही अच्छे लगे जिसमें जो है नोट्स मेकिंग के जो वीडियोस की मांग की गई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही नोट्स मेकिंग की वीडियो की नोट्स कैसे बनाएं और एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं और साथ में मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएं, ये दोनों पर मैं अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस लेके आऊँगा। इसके अलावा एक और सजेशन था कि एस्से की रणनीति पर आप क्या करें। इस पर मैं इस वीडियो के लास्ट में भी बात कर लूँगा थोड़ा सा। और एक नया जो है छोटा सा इनिशिएटिव भी शुरू किया है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है रोज एस्से का एक कोट या फिर जो है एस्से का जो है एक किसी पोएम की पंक्तियाँ, कविता की पंक्तियाँ, इसको जो है हम लोग रोज उसकी मीनिंग समझ लेंगे तो धीरे धीरे आपका ज्ञान जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एस्से भी आपका एस्से वाला जो पक्ष है वो मजबूत होता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि GS1 की तरह GS2 भी 300 मार्क्स का होता है। इस 3 सेक्शंस में बटा हुआ है पॉलिटी, दूसरा सेक्शन है इसका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है। और तो हम आ जाते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन पे जिसमें 5 शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये 5 शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं वो या तो 8 मार्क्स के होते हैं या 7 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा जो है 2 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है वो 38 मार्क्स के हैं। और ये जो 38 मार्क्स क्वेश्चन है इसमें एक एक अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहता है। तो अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे जो है सिलेबस का पार्ट। और सिलेबस के नाम पे बीपीएससी में बस एक लाइन लिखी हुई है कि बिहार और भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे कुछ पता नहीं चलता है। तो आइए जो है हम लोग थोड़ा सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो है प्रस्तावना का, और आप जो है इसका इंग्लिश भी देख सकते हैं प्रेम्बल। और दूसरा जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी कर ले थोड़ा सा जोड़ के, क्योंकि वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। चौथा टॉपिक है राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति आप करें तो उसके बाद तुरंत बाद राज्यपाल करें यानी गवर्नर। इसके बाद संसद पार्लियामेंट से काफ़ी क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा इसके अंदर आते हैं, तो उससे जो क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। अगला जो है न्यायपालिका यानी जुडिशियरी में जो है आपको कि अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम, ये इसके अलावा जो है एनजैक जो बना था 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। इस टॉपिक को, ये टॉपिक न्यायपालिका में ही जो है समाहित होता है, लेकिन इसको अलग से देने का ये मतलब है क्योंकि इससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमने स्पेशल एक टॉपिक माना है। इसके बाद है निर्वाचन यानी इलेक्शन। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, यानी इसी को संघवाद यानी फेडरलिज्म कहा जाता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब भी पढ़े आप तो उसका राष्ट्रपति के साथ रिश्ता देखें, और मुख्यमंत्री पढ़े तो राज्यपाल के साथ। पंचायती राज व्यवस्था, चूंकि बिहार का भी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना है तो पंचायती राज व्यवस्था बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है बिहार में ई शासन, ई गवर्नेंस इन बिहार, इसके लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, इसके अंतर्गत आप स्मार्ट शासन के बारे में जरूर पढ़ें। इसके बाद संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा क्या है इसके बारे में आप पढ़ लें। इसके बाद संवैधानिक संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, आप हर टॉपिक का नोट्स बना लें, 2 पेज 3 पेज 1 पेज, और वो जो है आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ये जो 21 टॉपिक है आपको मुश्किल से 50 पेज के नोट्स बनेंगे और इस 50 पेज से आप पूरा मेंस लिख देंगे। इसके बाद राजनीति में जाति की भूमिका,
इसमें जो है आप प्रोफेसर रजनी कोठारी को एक बार कहीं से कोट कर ले, आप देख ले कि प्रोफेसर रजनी कोठारी का क्या कहना है राजनीति में जाति की भूमिका। आप उनको कोट करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये जो है सिर्फ न भारत के संदर्भ में बल्कि बिहार के संदर्भ में भी है। इसके बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑलरेडी 69 बीपीएससी में यूसीसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक देश एक चुनाव इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था, इसमें आप गठबंधन की सरकार और जो है जब एक ही दल को बहुमत मिल जाता है तो उसके क्या फायदे और नुकसान है ये पढ़ लें। दबाव समूह के बारे में आप पढ़ लें। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता के बदलते अर्थ और हिंदुत्व की जो अवधारणा है उसको आप कंप्लीट कर लें। तो ये तो हुआ हमारे 21 टॉपिक हो गए। इस 21 टॉपिक को आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज कर ले, उसको नोट कर ले और जो है इसको ही अपना सिलेबस मान के आप अपनी तैयारी करें। और अगर हम स्टडी मटेरियल और बुक लिस्ट की बात करें कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो सबसे पहला बुक जो है आप लोगों को पता ही है कि वो लक्ष्मीकांत है। और लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी की बाइबल या गीता कहा जाता है, तो आप उस बुक को नहीं छोड़ सकते। आप उसी बुक के साथ आपको बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एडवांस इसमें जोड़ने के लिए जैसे कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं है, जैसे बिहार और भारत में जाति की राजनीति, ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेंगे आप। तो केबीसी नैनो की जो पॉलिटी की बुक आती है आप उसको ले लें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है मेंस के आपने ऑलरेडी मैंने वो सजेस्ट किया है इतिहास एवं संस्कृति वाली वीडियो में, तो आप वो ले लिए होंगे। करंट अफेयर के लिए क्या करें, यहाँ करंट अफेयर भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा टॉपिक न्यूज़ में, तो आप विजन आईएएस जो का करंट अफेयर है 6 मंथ का वो पढ़ लें। जब भी मेंस का एग्जाम आएगा उससे 6 मंथ पहले का पढ़ लें। इसके बाद टॉपर्स कॉपी पे भी काफ़ी कमेंट किए गए हैं कि टॉपर्स कॉपी कहाँ से ले। धीरे धीरे मैं भी कुछ टॉपर्स की कॉपी लेके आपको दिखाऊंगा। मैं अपनी भी कॉपी दिखाऊंगा। एक्चुअल में मेरी कॉपी अभी मिल नहीं रही है, तो अगर इवेलुएटेड कॉपी आ जाती है तो इवेलुएटेड कॉपी, और नहीं तो अगर मिल जाती है तो मैं वो कॉपी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसके बाद एक मेरा सजेशन रहेगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आप लिखे ही, साथ में यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखें। आप 2013 से देखेंगे अभी तक 10 सालों में मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है ऐसे मिलेंगे जो आपको लिखने के लायक है। तो ओवरऑल जो है ये तो बात हो गई हमारी स्टडी मटेरियल की और बुक लिस्ट की। अगर आप ये बुक से आप कंप्लीट कर लें, थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी सहारा लें, साथ में ये देखें कि किसने कैसा लिखा है, एक दूसरे को रिव्यू करें। अगर आपके दोस्त हैं तो आप एक दूसरे के साथ लिखने की कोशिश करें। तो आप लिखेंगे, अपना दायरा सीमित करें। जैसे आप राष्ट्रपति में आपने जब पढ़ा तो आपने देखा कि 4 टॉपिक आया है, उसकी कार्य एवं शक्तियाँ आई है, उसकी निर्वाचन व्यवस्था आया है, प्रधानमंत्री के साथ संबंध आया है, और राष्ट्रपति की भूमिका आई है कि वो रबर स्टाम्प है कि नहीं है। तो आप इन 4 टॉपिक के इर्द गिर्द ही अपना नोट्स बनाएं, और जब भी मेंस में आएगा इससे इतर कोई टॉपिक आता है तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इन 4 टॉपिक में से कोई आता है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। इसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे एस्से के बारे में, तो हमने एक एस्से का छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है कि हम हर वीडियो में, जो भी वीडियो में लाऊंगा उसमें एस्से का एक कोट या फिर किसी जो है प्रमुख बुद्धिजीवी का कोट रहेगा, या फिर एक पोएम की लाइन लेके आऊँगा और उसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या होगा, आप उसे लिख लेंगे और एक्सप्लेन करने से आप समझ जाएंगे, तो आप उसको अपने एस्से में यूज़ कर पाएंगे। मैं कंटेक्स्ट भी बता दूंगा कि आप कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे जो प्रिय कवि हैं, वन ऑफ द प्रिय कवि कह सकते हैं, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के सिलेबस में भी है। और उसमें जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये पंक्तियां हैं ये उस सिचुएशन में जामवंत राम को समझाते हैं जब राम की स्थिति ऐसी है, जब पहले दिन का युद्ध हो चुका है और रावण उस युद्ध को जीत गया है, पहले दिन के युद्ध को, और ऐसे में राम को प्रतीत होता है कि जिधर अन्याय हो उधर ही शक्ति है। तो क्या हम इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे, हमें क्या कमी है, और हताशा होती है। तो हताशा के टाइम पे जो आत्मसंधान की प्रक्रिया है, जो आत्ममनन की प्रक्रिया है, जो आत्मचिंतन की प्रक्रिया है, उस पर ये पंक्तियाँ लिखी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो मैं ये जो है आप अपनी लाइफ के साथ भी इस पंक्तियों को रिलेट कर पाएंगे कि जब हम बार बार एग्ज़ाम देते हैं और उसमें कम मार्क्स आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे
हमें फिर से एग्ज़ाम देने से अच्छा है कि एक बार फिर से अच्छे से तैयारी की जाए और अपनी गलतियों को सुधारा जाए। तो ये कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, और जब तक न हो सिद्धि रण छोड़ दो रघुनंदन। रघुनंदन राम को कहा गया है, और ये कहा गया है कि जो शक्ति है, जो आपके अंदर जो मौलिक शक्ति है, उसकी कल्पना आपको करनी है कि आपके अंदर जो है कौन सी मौलिकता छिपी हुई है। आपके अंदर जो मौलिकता होगी, अगर आप उस पर काम करेंगे, आप दूसरों की नकल नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी मौलिकता पर काम करेंगे, तो आप निश्चय ही सफल होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो लाइंस है ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें हर समय ये लाइन जो है प्रेरणा देता रहा, और मुझे तो पर्सनली काफ़ी इससे प्रेरणा मिलती है कि जब आप हताशा में हो तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, आपको अपने को बदलने के ऊपर काम करना चाहिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी लोग लाइक कमेंट और शेयर करें, ताकि जो है ये वीडियो बनाने का उद्देश्य या फिर मेंटरशिप का उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कोई कोचिंग खोलनी है या कोई इंस्टीट्यूट खोलना है या मुझे कुछ करना है। मैंने जो ये सीखा है इस प्रक्रिया में, इस इतने वर्षों की मेहनत में, मैं वो चीज़ आपको, वो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो बच्चे दूर हैं, ना कोई कोचिंग ले रहे हैं और ना कोई उनके पास कोई आशा की किरण भी नहीं है, कंटेंट भी नहीं है और सही गाइडेंस नहीं है, उनको सही गाइडेंस मिल पाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।